बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक टेबल को डिस्कस करेंगे। ये टेबल पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शन पर मुश्तमिल है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जब पेट्रोलियम को हासिल किया जाता है तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास आउट करवाया जाता है। पेट्रोलियम की फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाई जाती है। अब वो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने करवाई तो उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट के तौर पे जो फ्रैक्शन हासिल हुए, जो हमारे पास यील्ड हासिल हुई, उनकी आज हम बात करेंगे। आज इस टेबल में उन्हीं को हमने डिस्कस करना है कि उसके अंदर कितने रेंजेस के हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, उनकी यूजेस क्या क्या हैं और वो कौन कौन से फ्रैक्शन हैं जो कि हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हासिल करते हैं। तो अगर हम इस टेबल को देखें तो हमारे इस टेबल के टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रैक्शंस की। सबसे जो पहला ब्लॉक दिया गया है, सबसे जो पहला कॉलम है, उसके अंदर हम फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फ्रैक्शन हैं, उनके नाम देखेंगे। उसके बाद हम दूसरे कॉलम में उनकी रेंजेस देखेंगे कि उनके बॉइलिंग पॉइंट की क्या रेंजेस हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कौन से टेम्परेचर पे वो जो है वो बॉयल हुए हैं और वोलेटाइल हुए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम में उनकी कंपोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन के मतलब वो जो फ्रैक्शन है वो बना कौन कौन से हाइड्रोकार्बन से, मतलब उसके अंदर कौन कौन से हाइड्रोकार्बन जो है वो मौजूद हैं। उसके बाद लास्ट में हम इनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इनके डेली लाइफ में हम कौन कौन सी फील्ड में इनको यूज़ कर सकते हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे जो लो हाइड्रोकार्बन्स वाला जो सबसे हमारे पास पहले वोलेटाइल होता है उसको वो फ्रैक्शन है नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस के अंदर अगर हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज की बात करें, अच्छा यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं होगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। क्यों फिक्स वैल्यू नहीं है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी एक कंपाउंड का, किसी एक स्पेशल, अगर हम लिक्विड की बात कर लें या फिर किसी स्पेशल कंपाउंड की बात करें तो उसकी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। लेकिन जहाँ पर हमने क्या कहा कि जो फ्रैक्शन हमारे पास हासिल हुआ है वो कोई, उसके अंदर कोई एक कंपोनेंट मौजूद नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद है, वो ज़ाते खुद डिफरेंट कंपोनेंट का मिक्सचर है। तो इसीलिए उसकी जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हम उसके बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस की बात करेंगे कि ये जो है इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर तक ये बॉयल हो जाता है। तो सबसे पहला फ्रैक्शन है नेचुरल गैस। उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट की रेंज है वो लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस है। हमारे पास ये बहुत जल्दी जो है वो बॉयल हो जाते हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। जब हमने नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा था तो तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि इसके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इस वजह से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो भी थोड़ी कम होती है। उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो कार्बन है वो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के हाइड्रोकार्बन्स वाले हैं। और अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो इसके यूजेस होते हैं एज अ फ्यूल के तौर पर और पेट्रोकेमिकल के तौर पे। मींस जब हमने नेचुरल गैस बढ़ा तो तब भी हमने ये चीज़ देखी थी कि हम इसको जो है वो पावर स्टेशन वगैरह के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और डोमेस्टिक पर्पसेस में हम इसको यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल के तौर पर। तो ये पेट्रोकेमिकल एंड फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोलियम ईथर की। उसके बाद हमारे पास पेट्रोलियम ईथर की अगर हम बात करें तो इसी तरह से उसकी भी जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो नेचुरल गैस से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कंपोजिशन की बात करें तो उसके हाइड्रोकार्बन जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर हम जनरल इसका देखें तो सबसे पहले कॉलम में हमारे पास अगर हम फ्रैक्शंस को देखें तो नेचुरल गैस, उसके बाद पेट्रोलियम ईथर, उसके बाद नेफ्था, उसके बाद गैसोलीन। गैसोलीन क्या होता है? गैसोलीन को हम आम लफ्ज़ों में जो है वो पेट्रोल का नाम देते हैं जो कि ऑटोमोबाइल के अंदर भी यूज़ होता है। उसके बाद कैरोसिन है। कैरोसिन को जेट फ्यूल का नाम भी दिया जाता है जिसको हम आम लफ्ज़ों में मिट्टी का तेल कहते हैं। उसके बाद गैस ऑयल है, गैस ऑयल को डीजल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल है, फिर पैराफिन्स हैं और उसके बाद जो है वो हमारे पास पेट्रोलियम
कोक आ जाता है। तो ये डिफरेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। इन डिफरेंट फ्रैक्शंस में फिर अगर हम इनकी बॉइलिंग पॉइंट की रेंज देखें तो आप देखें कि पहले 20 है, फिर 20 से 60 की रेंज है, फिर 60 से 100 एंड इसी तरह से अगर हम लास्ट वन को देखें, जो लास्ट टू हैं वो क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है। जो पैराफिन्स है उनका क्या बताया गया है, मेल्टिंग पॉइंट बताया गया है। तो मेल्टिंग पॉइंट किन का होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सॉलिड मटेरियल्स का होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो पीछे मटेरियल जो बाकी रह गया है, जो रेजिड्यू बच चुका है, वो हमारे पास अब सॉलिड मटेरियल पीछे बचना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा कंडेंस मटेरियल पीछे बचना शुरू हो गया है। तो इसीलिए हम उसके क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स की जो है वो बात करेंगे। उसके बाद हम अगर थर्ड कॉलम में देखें तो कंपोजिशन को देखें तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस में देखें तो C1 से C4 तक के हाइड्रोकार्बन्स मौजूद थे। और जब हम नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि C23 से C29 तक के हाइड्रोकार्बन्स इसके अंदर मौजूद हैं। मतलब कि इतने ज़्यादा जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन इसके अंदर हो गया। अगर 23 कार्बन भी हो तो आप सोच सकते हैं कि 23 कार्बन्स वाली जो है वो कितनी लॉन्ग चेन होगी C1 के मुकाबले में और C4 के मुकाबले में। इसके अंदर आप जो है वो अगर बात करें किसी की गैसोलीन की, अगर आप गैसोलीन को देखें तो गैसोलीन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो रेंज बताई गई है वो C4H10 से C13H28 तक की बताई गई है। मतलब कि जो हमारे पास इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो 4 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन से 13 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होंगे। लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादातर मौजूद होते हैं गैसोलीन के अंदर वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं C6 से C8 वाले हाइड्रोकार्बन के हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। ये 3 हाइड्रोकार्बन जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं यहाँ पर। और बाकी जो 10 वाले हैं जो 4 वाले हैं, 5 वाले हैं और जो 11, 12, 13, 9, 10 वाले हैं वो थोड़े जो है कम होते हैं रेंजेस में। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट इनकी यूजेस की बात कर लें तो अगर हम जनरल यूजेस इनके देखें तो इनको फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, सॉल्वेंट्स के तौर पर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्वेंट का मतलब ये है कि जैसे आप पानी को एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसी तरह से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिज़ोल्व करना हो या फिर हम लैब के अंदर कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उस दौरान हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको एज अ सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ता है। तो इनमें से बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जैसे कि पेट्रोलियम, मीथर और नेफ्था की बात करें तो इनको सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रॉ मटेरियल के तौर पर ये यूज़ होते हैं। रॉ मटेरियल से मुराद ये है कि हम इनको यूज़ करके लैब के अंदर या फिर किसी भी प्रोसेस में इन फ्रैक्शंस को यूज़ करके हम नेक्स्ट इनसे किसी कंपोनेंट की, स्पेशल कंपोनेंट की प्रोडक्शन जो है वो कर सकते हैं। मोटर फ्यूल के तौर पर ये यूज़ होते हैं ऑटोमोबाइल में, जैसे हम फ्यूल के तौर पर इन्हें यूज़ करने, जैसे कि हमने बात कर ली गैसोलीन की और गैस ऑयल की, तो ये मोटर फ्यूल के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। हीटिंग फ्यूल के तौर पे जैसे हमने कैरोसिन की बात की, मिट्टी का तेल, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आग ना जल रही हो तो हम कैरोसिन का यूज़ करते हैं आग जलाने के लिए, तो हीटिंग फ्यूल के तौर पर भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। डीजल है, हीटिंग फ्यूल है। लुब्रिकेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं, लुब्रिकेशन का काम करते हैं। लुब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी सरफेस है उसके अंदर फ्रिक्शन को कम कर देना, लुब्रिकेंट के तौर पर ये एक्ट करते हैं। तो फ्रिक्शन को कैसे कम कर देना कि फॉर एग्जांपल आपके डोर्स हैं या फिर आपकी जो है वो विंडोज़ हैं, उनको हम जब खोलते हैं और बंद करते हैं तो उनमें से स्पेशल साउंड प्रोड्यूस होती है। बाज़ औक़ात जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, तो उसके अंदर फिर हम थोड़ा सा उसमें तेल डाल देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको लुब्रिकेंट कहा जाता है कि उसने फ्रिक्शन को कम कर दिया। अब जब फ्रिक्शन कम होगी तो फिर उसमें से वो इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी तरह से वैक्स प्रोडक्ट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। वैक्स प्रोडक्ट से मुराद ये है कि स्टिकी अपीयरेंस जब लानी हो, जैसे ग्लू वगैरह होते हैं जिसमें चिपकने वाला जो एक पॉइंट है वो थोड़ा ज़्यादा हो,
तो उनके लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। रूफिंग के लिए सीलिंग जो बनाते हैं, छतें वगैरह तैयार की जाती हैं, उनके अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है। पेविंग में, फ्यूल में, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे लैब के अंदर जब हम जो है इनको यूज़ करते हैं। तो ये सारे इसके जनरल यूजेस हैं पेट्रोलियम के। जब हम ये 9 फ्रैक्शन इसमें से हासिल करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू, तो उनके अंदर डिफरेंट बॉइलिंग रेंजेस बताई गई हैं एंड देन उसके फिर कुछ जनरल यूजेस बताए गए हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इसको भी अच्छे से देख लेना है। बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं कि कोई से 3 फ्रैक्शन बताएं और उसके जो है वो आगे यूजेस बताएं। तो आप लोगों को जब ये टेबल आप लोग अच्छे से कर लेंगे और इसको आपने इसी तरह से एक तरतीब के साथ याद रखना है, क्योंकि आप देखें ये हमारे पास जो हासिल हुए हैं ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोडक्ट है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ जो है वो फ्रैक्शन हासिल होते हैं। तो आपने ये नहीं करना कि इनको ऊपर नीचे कर देना है, इनको एक सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने याद करना है। तो आज के टॉपिक में हमने जस्ट ये टेबल करना था, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जो है वो देखेंगे।